सबको नमस्कार। मेरा नाम मल्लिकार्जुन, टीजीटी हिंदी TSWRJC वॉइस इटकैल। बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है ना? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग आपके परिवार के साथ सकुशल और सुरक्षित हो। बच्चों, आज मैं विषय शुरू करने से पहले मैं आप सबके लिए भाषा संबंधी कुछ जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले भाषा क्या है? सबसे पहले भाषा क्या है? भाषा यह है कि हमारे विचारों को दूसरों तक और दूसरों के विचारों को हमारे तक पहुंचाने वाली एक माध्यम ही भाषा है। बच्चों, आप सब लोग मैथमेटिक्स अच्छी तरह करते हैं ना? तो बताइए, आप जब मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करते हैं उस समय आप किसकी सहायता लेते हैं और किसकी सहायता लेकर आप प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करते हैं? फॉर्मूला। अगर हम जब मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम से सॉल्यूशन करते हैं ना, उस समय हमारे लिए फॉर्मूला की जानकारी है तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह सॉल्व करके रिजल्ट बताते हैं। जिस प्रकार मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूलास रहते हैं ना, उसी प्रकार भाषाओं में भी, भाषा में शुद्ध बनाने के लिए भी भाषा में भी फॉर्मूलास रहते और नियम रहते। ऐसी फॉर्मूलास और नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। हर भाषा के लिए व्याकरण रहना जरूरी है। बिना व्याकरण के भाषा कभी भी शुद्ध नहीं बनती है। देखिए बच्चों, भाषा के लिए तो व्याकरण रीढ़ का हड्डी जैसा काम करती है। रीढ़ का हड्डी सबको पता है ना? रीढ़ का हड्डी यानी बैकबोन। देखिए, मानव शरीर के लिए रीढ़ का हड्डी किस प्रकार काम करती है, उसी प्रकार भाषा के लिए भी व्याकरण उसी तरह काम करती है। जब मनुष्यों के लिए रीढ़ का हड्डी ना रहने पर मनुष्य कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। वहाँ चल नहीं सकता, खड़े होकर नहीं रह सकता, झुक नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता जब रीढ़ का हड्डी मनुष्यों को ना रहने पर। उसी प्रकार भाषा के लिए भी व्याकरण ना रहने पर भाषा भी अशुद्ध बन जाती है। बच्चों, आप सब लोग इसी TSAT के माध्यम से पिछले कक्षाओं में हिंदी व्याकरण के कई सारे अंश पढ़ चुके हैं ना? आज जैसे कारक चिन्ह के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त किए और संधि के बारे में, शब्द भेद, उपसर्ग प्रत्यय, ऐसा कई विषयों को आप लोग इसी TSAT के माध्यम में हमारे अध्यापकों द्वारा आप लोग ज्ञान को प्राप्त किए हैं ना? आज मैं आप सबके लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मुख्य अंश वचन और विराम चिन्हों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले वचन। वचन की परिभाषा को सुनने से पहले मैं आप सबके लिए शामपट पर कुछ वाक्य लिखता हूँ और उस वाक्य की सहायता से मैं वचन की परिभाषा को आपको समझाता हूँ। बच्चे इधर देखिए, एक वाक्य है, लड़का मैदान में खेलता है। और एक वाक्य, लड़के मैदान में खेलते हैं। ये और एक वाक्य है। और इसी प्रकार मैं और दो वाक्य लिखना चाहता हूं। एक है, वह फल खाता है। और एक वाक्य यहां पर देखिए, वे फल खाते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए शामपाटी के वो सभी बच्चे। पहला वाक्य लड़का मैदान में खेलता है और दूसरा वाक्य है लड़के मैदान में खेलते हैं। यहां पर सुनिए, इस लड़का शब्द और लड़के शब्द, इस दोनों के बीच क्या अंतर है? बोलिए बच्चों, यहाँ लड़का और लड़के दोनों शब्दों के बीच में क्या अंतर है? यहाँ पर लड़का यानी एक ही लड़का, ओनली वन बॉय हियर, बट हियर लड़के शब्द है ना, यहाँ लड़के मतलब नॉट ओनली वन बॉय, हियर मोर देन वन बॉय। शायद 2 बच्चे हो सकते हैं, 5 बच्चे हो सकते हैं, 10 बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसा बहुत सारे बहुवचन में लेते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर लड़का शब्द है एक वचन है, लड़के शब्द बहुवचन है। और यहाँ पर लड़का और लड़के, ये हिंदी व्याकरण में दो शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? ये दो भी संज्ञा शब्द है। इस वाक्य में लड़का और लड़के दो भी संज्ञा शब्द है। और लड़का यहाँ पर एक वचन है, लड़के यहाँ बहुवचन है। और यहाँ पर सुनिए, वह और वे, वह फल खाता है, वे फल खाते हैं। सुनिए यहाँ पर वह मतलब इन तेलुगु अतड़ु, वह मतलब यहाँ पर एक वचन, अतड़ मतलब ओनली वन पर्सन। हियर इन दिस सेंटेंस या ओनली पर्सन, वह मतलब ओनली वन पर्सन, वन बॉय और वन गर्ल एनीथिंग। वह मतलब एक ही पर्सन, वे मतलब एक से ज्यादा, वे इन तेलुगु वे मतलब वालू, वालू मतलब एक से ज्यादा लोग रहना, वे मतलब यहाँ पर वहाँ है एक वचन है, वे बहुवचन है। और बताइए बच्चों, यहाँ पर वह और वे, ये दो किस प्रकार के शब्द है हिंदी व्याकरण में? ये दो भी सर्वनाम शब्द है। हिंदी व्याकरण में वह और वे दो सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों आप अब बताइए, इस उदाहरण से आप ही वचन की परिभाषा बता सकते हैं क्या? देखिए अब संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले या संख्या को बोध करने वाले शब्दों को ही वचन कहते हैं। फिर से सुनिए परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले या बोध कराने वाले शब्दों को ही हम वचन कहते हैं। बच्चों अब हम लोग वचन के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार है? सबसे पहले देखिए बच्चे इधर वचन हिंदी में वचन कितने प्रकार है? बच्चों हिंदी में वचन मुख्य रूप से दो प्रकार है, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। जिस प्रकार हिंदी में वचन दो प्रकार है, उसी प्रकार तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में भी वचन विषय है, वो भी दो प्रकार है। तेलुगु में वचनमुलु कहते हैं, तेलुगु में एक वचनमु बहुवचन, इसी प्रकार दो प्रकार रहते। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी सिंगुलर प्लूरल, इस प्रकार अंग्रेजी में भी दो प्रकार वचन रहते हैं। बच्चों मैं इससे पहले आपको बताऊं, मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिस प्रकार फॉर्मूले और नियम रहते हैं ना, उसी प्रकार हमारे हिंदी व्याकरण में भी फॉर्मूलास रहते, नियम रहते। किसके लिए? भाषा को शुद्ध बनाने के लिए। बच्चों आप सबको शंका आता है कि वचन के बारे में परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा जाता? हमारे ये वचन विषय पर 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक बिट पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। साधारण रूप से ऐसा प्रश्न पूछता है कि कभी कभी शब्द एक वचन में देकर बहुवचन में बदलाने कहता है, कभी कभी बहुवचन में देकर एक वचन में बदलाने के लिए कहता है। तब हम कैसा बदला सकते हैं? कैसा? जब हमको वचन के नियमों के बारे में जानकारी है, तब हम लोग आसानी से 100% वचन को आसानी से बदलकर पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चे देखेंगे वचन के नियम क्या है। अभी देखिए बच्चे, मैं पीपीटी के सहायता से आपको वचन के नियम बताना चाहता हूँ। यहाँ पहला पीपीटी देखिए, परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। और वचन दो प्रकार है, एक वचन है, बहुवचन है। और अगला पीपीटी देखिए, अगला पीपीटी में हमारे ये पहला नियम है। पहला नियम है कि आ की मात्रा से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द बहुवचन में बदलाने पर ए मात्रा में बदल जाते हैं। नियम फिर से सुनिए, आ की मात्रा में, आ की मात्रा से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द बहुवचन में बदलाने पर ए मात्रा में बदल जाते हैं। जब शब्द सुनिए, शब्द पुल्लिंग शब्द रहना और आ की मात्रा से अंत होना, वहाँ पर उदाहरण दिया है कि पीपीटी में आप सबके लिए लड़का, लड़का शब्द आ की मात्रा से अंत हो रहा। बच्चों को यह डाउट आता है कि सर इसमें आ की मात्रा कहाँ है? कुछ बच्चों को डाउट आता, सर यहाँ पर कहाँ है ना, यहाँ पर आ कहाँ से है?
ऐसा शंका कुछ बच्चों में उत्पन्न होता है। मैं इसको भी समझाता हूं कि यहाँ पर आ की मात्रा कहाँ है। बच्चों, आप सबको स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी है ना। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और व्यंजन स्वर की सहायता से व्यंजन उच्चारण होते हैं। हर व्यंजन में स्वर रहता है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण हम नहीं कर सकते। कैसे कि देखेंगे, यहाँ पर लड़का शब्द है, लड़का, यहाँ शब्द कहाँ से अंत हो रहा है। अंत शब्द, अंत वर्ण क्या है, का है। इस खा में देखिए खा कैसा बनता है, का प्लस आ, ख प्लस आ इक्वल टू खा, ख प्लस आ, हम ख प्लस आ। जब ख का मूल वर्ण को हम आ जोड़ने से ही यहाँ पर का बनते हैं। अगर हम लोग उस व्यंजन में आ ना जोड़ने पर उस स्वर को हम बाहर नहीं निकलता है। ख ऐसे ही गले में रुक जाता है। ख प्लस आ इक्वल टू खा। इस प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पर लड़का शब्द है ना, लड़का शब्द में मैं अभी बताया आपको, का में आ है और यहाँ पर आ की मात्रा है, तो यहाँ पर लड़का शब्द आ से अंत हो रहा है। हमारा पहला फॉर्मूला या पहला नियम है कि आ की मात्रा से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द बहुवचन में बदलने पर ये मात्रा में बदल जाते हैं। जैसे लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े। और इसके बाद दूसरा नियम के बारे में हम जानकर प्राप्त करेंगे। दूसरा नियम यहाँ है कि आ की मात्रा से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में बदलने पर ए में बदल जाते हैं। यहाँ पर सुनिए नियम और एक बार, आ की मात्रा से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में बदलने पर ए मात्रा में ए में बदल जाते हैं। यहाँ पर बच्चों सुनिए, ए के ऊपर चंद्र बिंदु है ना, ए के ऊपर चंद्र बिंदु है। सभी बहुत सारे बच्चों को यही भी शंका आता है कि ये क्या है, इसका उच्चारण कैसा करना। ये तो ये है और इसके ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दिया है। चंद्र बिंदु को अनुनासिका कहते हैं। जब वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु दिखाई देता, हम क्या करना, उच्चारण नाक और मुंह से करना चाहिए। ए ऐसा थोड़ा हवा नाक से भी निकलना चाहिए। ए ऐसा साधारण से हम ए को ए कहकर प्रोनाउंस करते हैं ना, ए। और जब भी हमें ए के ऊपर चंद्र बिंदु या अनुनासिका दिखाते समय हम लोग इसे नाक और मुंह दोनों की सहायता से हवा बाहर निकालते हुए प्रोनाउंस करना चाहिए। यहाँ पर नीचे इस पीपीटी में देखिए, पहला चित्र में एक छात्रा है और एक ही है, इसलिए यहाँ पर छात्रा शब्द है, एक वचन शब्द है। और छात्राएं यहाँ पर बहुवचन शब्द है। हमारे नियम के अनुसार यहाँ पर छात्रा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और आ से अंत हो रहा है। इसलिए हमारा नियम के अनुसार, नियम को पालन करते हुए जब हम इन शब्द को बहुवचन में बदलाते हैं ना, हम क्या करना, इस शब्द के अंत में ए को जोड़कर छात्राएं ऐसा लिखने से ए बहुवचन में बदल जाता है। और इसके बाजू में चित्र में देखिए शब्द है माला या शब्द स्त्रीलिंग और आ की मात्रा से अंत होने वाला शब्द है। हमारे नियम के अनुसार क्या करने से अंत में हम भी ए जोड़ना है। देखिए यहाँ पर पहला चित्र में एक माला है, दूसरा चित्र में दो माला है, इसलिए हम लोग क्या लिखने से, मालाएं ऐसा लिखने से इसका वचन बहुवचन में बदल जाता है। और तीसरा पीपीटी देखिए यहाँ पर तीसरा नियम, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। बच्चों फिर से ध्यान से नियम सुनिए, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं रहता। पहला शब्द देखिए, साधु या साधु शब्द वो की मात्रा से अंत हो रही है,
इसलिए हमारे नियम के अनुसार बहुवचन में भी जैसा का वैसा आ जाता है, इसलिए हम साधु का बहुवचन रूप भी साधु बन जाता है। इसके बाद में बालू शब्द है। यहाँ पर बालू शब्द पुल्लिंग और उकारांत शब्द है, इसलिए इसका भी बहुवचन में कोई बदलाव नहीं आता है। और एक शब्द है हाथी। हाथी भी यहाँ पर ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसमें भी कोई बदलाव नहीं रहता। और ऋषि शब्द है। यहाँ पर ऋषि शब्द ही इकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए इसमें भी कोई बदलाव नहीं रहता, जैसा का वैसा लिख ले सकते हैं। नीचे गर शब्द है। गर शब्द किससे अंत हो रहा है? अकारांत से गर शब्द अंत हो रहा है, और गर शब्द है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए कई सारे गर रहने पर भी हम लोग उसका बहुवचन क्या होता? गर ही रहता है। और पर्वत शब्द भी पुल्लिंग शब्द है और अकारांत से अंत होने वाली है, इसलिए पर्वत शब्द में कोई बदलाव नहीं रहता, पर्वत का बहुवचन रूप भी पर्वत ही रहता है। और चौथा नियम देखेंगे। चौथा नियम, आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में बदलने पर एक ही मात्रा में बदल जाते हैं। आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द, आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में बदलने पर एक ही मात्रा में बदल जाते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण है कि एक वचन में कलम शब्द है। कलम शब्द आ से अंत हो रही है, क्योंकि हमारे उस शब्द में माँ में आ है, माँ में आ की ध्वनि आ रहा है, माँ में आ की स्वर निहित है, इसलिए यहाँ शब्द आ से अंत हो रहे हैं। और आ से अंत हो रही है, और क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हमारा नियम के अनुसार इसका बहुवचन रूप क्या होता? कला में होता है। और एक उदाहरण यहाँ है कि दीवार, और एक उदाहरण क्या है? दीवार। इस शब्द भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए नियम के अनुसार इसको भी हम क्या करना? इस शब्द के अंत में एक ही मात्रा जोड़ना, जोड़ने से ये भी बहुवचन में बदल जाते हैं। इसका बहुवचन रूप होता है दीवार, का बहुवचन रूप दीवारें बनता है। अब पांचवा नियम देखेंगे। पांचवा नियम, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को यहाँ लगाकर बहुवचन में बदल सकते हैं। इकारांत को बहुवचन में बदलने पर बड़ी ई की मात्रा छोटे ई की मात्रा में बदल जाएगी, और शब्द के अंत में या लगाना चाहिए। मैं अभी बताऊं आपके, जब भी हमको वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु दिखाई देता, हमारा आवाज नाक और मुंह से हवा निकलना चाहिए, नाक और मुंह से हवा निकलना, इसलिए इसको या खाकर प्रोनाउंस करना चाहिए। यहाँ पर सुनिए नियम, जब इकारांत शब्द स्त्रीलिंग रहना और इकारांत से जब शब्द अंत होता है ना, तब उसे बहुवचन में बदलाने के लिए अंत में हम या जोड़ना, और क्या करना? अगर बड़ा ई की मात्रा रहने पर उसे छोटा ई की मात्रा में लिखना। कैसा? एक बार देखिए, यहाँ पर लड़की शब्द है, या लड़की शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लड़की शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। हमारा नियम के अनुसार हम क्या करने से वचन बदलाने के लिए, ईकारांत शब्द को बदलाने समय हम बड़ा ई की मात्रा को छोटा ई की मात्रा में लिखना, छोटे की मात्रा में बदलना, और अंत में या जोड़ना। इसमें क्या करना हम लोग? नियम में पहले क्या करना हम लोग? बड़ा ई की मात्रा को छोटा ई की मात्रा में बदलना, और अंत में या जोड़ने से यहाँ बहुवचन में बदल जाता है। और नीचे और कुछ उदाहरण है कि लड़की, लड़कियां, ये भी इसी प्रकार है। ई की मात्रा से अंत हो रहा है और स्त्रीलिंग शब्द है। लड़की मतलब गर्ल है ना, गर्ल मतलब ये यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, और यह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हम क्या करना, इसको अंत में बड़े की मात्रा छोटे की मात्रा करके यहाँ से शब्द को समाप्त करना, तभी यहाँ बहुवचन में बदल जाती हैं। और साड़ी, साड़ियाँ, इसे भी हम क्या करना? साड़ी भी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हम क्या करना? बड़ा ई की मात्रा को छोटा ई की मात्रा में बदल कर अंत में यहाँ जोड़ना। और छठवां नियम देखिए, यहाँ से अंत होने वाली स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में बदलने पर यहाँ में बदल जाते हैं। यहाँ से अंत होने वाली, यहाँ से
अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में बदलने पर, सुनिए जो शब्द यहाँ से अंत होता और स्त्रीलिंग है, हम क्या करना उससे वचन बदलाने के लिए इसके अंत में इसको यहाँ बनाना, ऊपर चांद्रबिंदु दे देना, देने से वो बहुवचन में बदल जाता है। नीचे उदाहरण है गुड़िया गुड़िया और चिड़िया चिड़िया। और सातवां में देखेंगे, सातवां क्या है, कुछ आदरणीय शब्द एक वचन में रहने पर भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं। कुछ आदरणीय शब्द या आदरणीय व्यक्तियां, जैसे अध्यापक, पिताजी, दादाजी, ये पूरा क्या है, आदरणीय शब्द है। इनका वचन हमेशा हम बहुवचन लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर उदाहरण है, गुरुजी कक्षा में आते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करना, गुरुजी कक्षा में आता है बोलकर नहीं बोलना, क्योंकि गुरुजी आदरणीय शब्द है, इसलिए क्या करना उससे हमें गुरुजी कक्षा में आते हैं कहकर इस वाक्य के अंत में है के ऊपर बिंदी लगाना जरूरी है। और इसके बाद और एक उदाहरण है, पिताजी बाजार जाते हैं। इसमें भी हम क्या किए, बहुवचन में प्रयोग किया है। और आठवां नियम देखिए, कुछ शब्द जन गण वर्ग आदि शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। सॉरी यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है, हमेशा बहुवचन में होती है। शब्द जन मतलब पीपुल, पीपुल मतलब देखिए कहीं पर एक ही व्यक्ति रहने पर हमें उसे पीपुल कहते हैं क्या, एक जगह एक आदमी रहने पर उसे हम लोग उसे जन नहीं कहते, आदमी कहते हैं। जन मतलब कई सारे लोग एक जगह रहना, गण मतलब कई सारे लोग भी एक जगह रहना। अध्यापक गण कहते हैं, एक जगह कई सारे अध्यापक बैठने सुने अध्यापक गण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जन गण वर्ग आदि शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। और कुछ सर्वनाम शब्द भी वचन बदला सकते हैं, जैसे मैं एक वचन है, हम बहुवचन है, यह एक वचन है, ये बहुवचन है। इसी प्रकार कुछ सर्वनाम शब्द भी हम बहुवचन में बदला सकते हैं। और सुनिए यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द भी हम लोग, क्रिया शब्दों को भी हम बहुवचन में बदला सकते हैं। लिखते समय, लिखता एक वचन है, लिखते बहुवचन है। पढ़ता एक वचन है, पढ़ते बहुवचन है। खेलता एक वचन है, खेलते बहुवचन है। और गाता एक वचन है, गाते बहुवचन है। जाता एक वचन है, जाते बहुवचन है। इस क्रिया शब्द भी हम वचन बदला सकते हैं। ये है बच्चों वचन विषय। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। और आप भी एक बार फिर से इसके बारे में आपका पुस्तक में इसके बारे में और अतिरिक्त समाचार ढूंढिए और इसको अच्छी तरह समझने के लिए प्रयास कीजिए। आज हमारा अगला विषय है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स, ये तो भाषा में बहु उपयोगी अंश है। यहाँ देखिए विराम चिन्ह क्या करना, हम भाषा में सही सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। थोड़ी आगे पीछे करने से उस वाक्य अर्थ पूरा बदल जाती है। और विराम चिन्ह की परिभाषा यहाँ है कि अपनी मन की भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए बोलते समय या लिखते समय कुछ रुकना पड़ता है। जब हम लिखते समय कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इनकी चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए हम लोग कभी कभी बात करते हैं मुख्य रूप से हो, और लिखते समय बीच बीच में कुछ शब्दों के बाद रुकना पड़ता है और कुछ शब्दों को प्रश्न पूछना पड़ता है। ऐसा समय हम लोग कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों के ही विराम चिन्ह कहते हैं। और ऊपर कुछ पंक्तियां हैं, सभी बच्चों से ध्यान से देखिए। कॉपी करो मत, परीक्षा लिखो। कॉपी करो मत, परीक्षा लिखो। इसका तेलुगु का अर्थ है कॉपी చేయవద్దు, परीक्षा మంచిగా రాయండి। और नीचे इसके बाद और एक वाक्य है कॉपी करो मत परीक्षा लिखो, అంటే कॉपी చేయండి परीक्षा రాయొద్దు। देखिए ऊपर पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दो एक समान है। ये दो वाक्य 100% एक ही है, इसमें एक वर्ण भी भेद नहीं है। दो भी शब्द दो वाक्य में हर वर्ण एक समान है, 100% एक समान है। लेकिन
हम विराम चिन्ह की सही ढंग से उपयोग ना करने पर यहाँ पूरा अर्थ बदल जाता है। पहला वाक्य में क्या कहा, कापी करो मत, कापी చేయొద్దండి, परीक्षा लिखो, परीक्षा बागा राయండి। यहाँ पर कापी करो मत के बाद हम अल्प विराम एक चिन्ह को प्रयोग किया है, इसलिए हम लोग क्या करना, वहाँ थोड़ा देर के लिए रुकना पड़ता है। और परीक्षा लिखने के बाद और एक चिन्ह है, वहाँ पर हम पूर्ण रूप से रुकना पड़ता है। नीचे वाक्य में कापी करो मत परीक्षा लिखो, कापी करो के बाद हमें एक चिन्ह है, इसे यहाँ चिन्ह रहने से हम यहाँ कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है। और इसके बाद वाक्य मत परीक्षा लिखो अंटे कापी చేయండి, परीक्षा रायद्दो। देखिए यहाँ पर वाक्य एक है, वर्ण एक ही है, लेकिन हम विराम चिन्ह की अलग अलग तरह उपयोग करने से पूरा अर्थ में बदलाव आ गया है। और एक वाक्य यहाँ पर फल खाओ नहीं खराब करो, फल खाओ, यहाँ पर एक छोटा सा चिन्ह है, इसलिए हम लोग फल खाओ के बाद थोड़ी देर के रुकना है। और नहीं खराब करो, इसके बाद पूर्व से रुकना। और नीचे वाक्य में फल खाओ नहीं, फल खाओ नहीं, इस नहीं के बाद विराम चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर रुकना पड़ता है। खराब करो, यहाँ पर पूर्व से रुकना पड़ता है। देखिए इसमें ये पहला वाक्य अर्थ होता फल खाओ अंटे फ्रूट्स తినండి, नहीं खराब करो, दानी खराब చేయొద్దు। और दूसरा वाक्य में है फल खाओ नहीं, फ्रूट्स తినొద్దు, खराब చేసేయండి। सुनिए यहाँ पर एक छोटा चिन्ह की वजह से पूरा अर्थ बदल जाता है। ये है विराम चिन्ह की प्रामुख्यता। अब देखेंगे विराम चिन्ह क्या है। इसे यहाँ फुल स्टॉप है, कामा है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी। अब सबको पता है ना, हम जब भी तेलुगु या अंग्रेजी लिखते हैं इस प्रकार फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में फुल स्टॉप हम लोग इस प्रकार रखना चाहिए। और ये अवधारक चिन्ह है, इकहरा अवधारक और दुहरा अवधारक चिन्ह है, और ये है योजक चिन्ह है। इसे फुल स्टॉप, हिंदी में इसको पूर्ण विराम कहते हैं, इसे हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। ये है कामा है, आप सबको पता है, अंग्रेजी में उपयोग करते हैं, तेलुगु में उपयोग करते हैं, इसे कामा कहते हैं, लेकिन इसे हिंदी भाषा में इसको अल्प विराम कहते हैं। और ये तो क्वेश्चन मार्क आप सबको अंग्रेजी में है, तेलुगु में रहता है, इसे हिंदी में प्रश्नार्थक चिन्ह कहते हैं, प्रश्नार्थक चिन्ह। ये तो एक्सक्लामेटरी सिंबल, आश्चर्यार्थक चिन्ह हिंदी में। इसे आश्चर्य चिन्ह कहते हैं। और ये तो इकहरा अवधारण चिन्ह, और ये तो दुहरा अवधारण चिन्ह, ये तो योजक है, ये तो योजक है। ये है हिंदी भाषा में मुख्य रूप से उपयोग करने वाले विराम चिन्ह है। पहला है फुल स्टॉप को हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, और कामा को हम लोग अल्प विराम कहते हैं, और क्वेश्चन मार्क को प्रश्नार्थक चिन्ह कहते हैं, और एक्सक्लामेटरी को आश्चर्यार्थक चिन्ह कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास को इकहरा अवधारक या इकहरा उद्धारण चिन्ह कहते हैं, और डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क को दुहरा अवधारण या दुहरा उद्धारण चिन्ह कहते हैं, और इसको लांत में योजक चिन्ह कहते हैं। बच्चों यहाँ स्लाइड्स में देखिए, इसे कब कब प्रयोग करना इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले फुल स्टॉप पूर्ण विराम को प्रयोग कब करना, किसी वाक्य को पूरा होने पर लगाया जाता है। पूर्ण विराम को हम वाक्य को पूरा होने के बाद किया जाता है। और कामा को कब उपयोग करते हैं, विचारक को प्रकट करते समय थोड़ी देर रुकने के लिए कामा को उपयोग करते हैं। और जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तब प्रश्नार्थक चिन्ह को उपयोग करते हैं। और यहाँ पर उदाहरण चिन्ह, इकहरा उदाहरण चिन्ह को हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या स्थान को विशेष रूप से बताने के लिए इकहरा उदाहरण चिन्ह को उपयोग करते हैं। और दुहरा उदाहरण चिन्ह को एक व्यक्ति संवाद को जैसा का वैसा बताने के लिए कहते हैं। और आश्चर्यजनक चिन्ह को हम लोग
घृणा, दुख, शोक आदि मन की भावनाओं को व्यक्त करते समय लगाया जाता है। जैसे एक लड़का अच्छा काम करे उसे क्या कहते हैं, शाबाश कह के कहते हैं। अगर कभी हमको कुछ चीज़ गंदा लगता है क्या कहते हैं, छी कितना गंदा है ये चीज़। और हो ये तो तुमने क्या किया, ऐसा वाला प्रयोग करते हैं। ये है विराम चिन्ह विषय है। बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह विषय समझ में आया है। आप बच्चों आज का गृह कार्य है कि इस अनुच्छेद में दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले पुल्लिंग शब्द लिखिए। प्रश्न चिन्ह, अल्पविराम और योजक चिन्ह से संबंध कुछ वाक्य लिखिए। धन्यवाद।